बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 20 है और उसके अंदर हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में देखना है। और क्वांटम नंबर्स हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं जिससे हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लियर करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा होगा, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में बता रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर, कौन से शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके बारे में जो बताएगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहले हमने डिस्कस करना है वो होगा। फिर उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिट्स या शेल के अंदर बेसिकली सब शेल के बारे में बता रहे होते हैं कि एस, पी, डी या एफ कौन से सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा होगा या रह रहा होगा। उसके बाद तीसरी चीज होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल बताएगा कि एक ही मतलब सब शेल के अंदर रहते हुए ऑर्बिटल कौन सा होगा। वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी हम चल के देखेंगे। जैसे एस जो है ना उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। और डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जी स्केयर। बाजुकात डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर भी कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स है बेसिकली। तो उसके बाद लास्ट में होता है स्पिन क्वांटम नंबर के एक ही ऑर्बिटल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन वो कौन सी स्पिन के साथ रोटेट कर रहा होगा, वो भी हमने डिस्कस करना होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर्स कहेंगे। ठीक है जी। तो ये स्टार्ट में हम लिख लेते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। और न्यूमेरिकल वैल्यूज बेसिकली करेंगी क्या, वो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रही होंगी। दो चीजें जो है वो डिस्क्राइब करती है। एक चीज मैंने आपको बता दी है, वो क्या है कि कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कंप्लीटली डिस्क्राइब, ठीक है जी, डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इन एन एटम, एक एटम के अंदर। तो उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। ये डेफिनेशन बेसिकली हम कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एक एटम के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और एक और पॉइंट इसका हम लिखेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं, वैसे ये आप हायर क्लासेस के अंदर जब जाएंगे बीएससी या एमएससी लेवल पर, तब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना वो पढ़ते हैं। तो उसके सॉल्यूशन को भी कौन देता है, क्वांटम नंबर्स ही देता है। ठीक है जी। तो गिव सॉल्यूशन, ठीक है जी, दैट गिव, तो हम ये कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट गिव सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर। ठीक है जी। स्पेलिंग देख लेनी है आपने, बुक के अंदर आपकी लिखी होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस बताते हैं तो वो भी क्वांटम नंबर कहलाते हैं। तो दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या ओवरऑल वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में, और उसकी स्पिन कौन सी है, ये सारी चीजें जो बता रहा होगा उसे हम क्वांटम नंबर्स कहेंगे। एंड दैट आल्सो गिव सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपने जस्ट रट्टा लगा लेना है, इसकी कॉन्सेप्ट की तरफ आप ना जाए बस। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा फिर अलग से एक टॉपिक आ जाता है। तो ये है जी हमारे पास क्वांटम नंबर, और इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास क्वांटम नंबर कौन सा आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमने देखना है, जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा होता है, एनर्जी लेवल या शेल के बारे में बता रहा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेगा। ठीक है जी। तो उसको हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से बताना चाहें कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये या तो ऑर्बिट्स को, उनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है जी, शेल भी कह सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है? वो ऑर्बिट्स को, शेल को या एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये कैसे ऑर्बिट्स, शेल या एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है? तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास एक n होता है, स्मॉल n, उसके लिए वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, जितनी आगे मजीद हो सकती है। अब अगर आप यहां पर देखें तो हम बता सकते हैं कि बेसिकली ये क्या चीज है। ठीक है जी। तो ये है नॉन जीरो। ठीक है जी। एक तो नॉन जीरो है और दूसरा क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मौजूद है यहां पर। ठीक है जी। तो स्पेलिंग इंटीजर की देख लेनी है, क्योंकि अक्सर मेरी स्पेलिंग जो है ना थोड़ी सी वीक है, तो आपने बुक से स्पेलिंग देख लेनी है, कॉन्सेप्ट यहां से ले लेना है आपने। ठीक है जी। तो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। वो ऑर्बिट्स के बारे में बता रहे होते हैं, वो शेल के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास n जो है ना, वो क्या है जी? हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। n इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे पास कौन सा शेल होगा? सबसे पहला वाला, और उसे हम क्या कहते हैं? के शेल कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं? के शेल। अच्छा, और एक और मैं आपको लफ्ज बता देता हूं कि जो है वो पहला शेल ही क्यों होता है? क्योंकि ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, के जो है ना वो निकला है कुर्ज से। कुर्ज का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये जो है ना हमारे पास शॉर्ट, जो सबसे पहला शेल होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें n इज इक्वल टू, अगर हम 2 कर देते हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा जी? हमारे पास ये एल शेल होगा। ठीक है जी। ये क्या होगा? हमारे पास एल शेल होगा। अगर हम n इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या होगा? ये m शेल होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है ना n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो आगे जो है ना वो n शेल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? शेल जो है उसको बताता है कि कौन सा शेल होगा। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n की वैल्यू जो है ना वो 3 है। n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो उससे आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में रिजाइड करता है, प्रेजेंट है, मौजूद है। ठीक है जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो तीसरे शेल में मौजूद है। और तीसरा शेल कौन सा मौजूद होगा? यहां पर m शेल के अंदर बेसिकली वो मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल जो एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन सी आएगी। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन में सबसे पहली इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि हम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू से हम क्या क्या चीजें अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ऑर्बिट्स की जो रेडियस है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने ये पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया वैसे कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करते हैं। लास्ट में हमने n की वैल्यू के साथ जो है ना कोई खास इंटीजर हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इसकी सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी? एप्लीकेशन बच्चे देखते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी पहली एप्लीकेशन जो है ना वो देखते हैं। ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले चले लिख देते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है जी? तो सबसे पहली एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट जो है ना वो क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि आर एन, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है वो इक्वल होता है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हमें अगर किसी भी ऑर्बिट का एन जो है वैल्यू पता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास m है। ठीक है जी। m शेल का मुझे रेडियस मालूम करना है। तो m के लिए n की वैल्यू क्या है जी? 3 है। ठीक है जी। m के लिए n की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं यहां पर 3 का स्क्वायर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 9 आ जाएगा।
9 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा 0.529 करूंगा ना, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और वो जो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है एंगस्ट्रॉम, वो तीसरे ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट हम मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू की हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पहली जो है ना वो एप्लीकेशन आ गई है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं बच्चे, और आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन सी इसकी क्या आएगी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो हम देखते हैं, और वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हम मालूम कर सकते हैं इन एनी ऑर्बिट। एक किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी हम मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, दोबारा आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक पर जाना है, उसकी लास्ट इक्वेशन देखनी है वो क्या थी। तो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होता है, -13.315 ओवर एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। और ये किस चीज के लिए था, ये फॉर हाइड्रोजन एटम था, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल होता है, लेकिन हम जो है वो सारी स्टेट्स को हाइड्रोजन के लिहाज से इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें जी की वैल्यू जो है ना वो 1 रहती है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइड भी तो हो सकता है ना। ठीक है जी। और बेसिकली हमारे डिस्कस करने का मकसद ये होता है क्योंकि उसमें जी की वैल्यू 1 आ जाती है तो तमाम वैल्यूज जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो एन जो है ना एन स्क्वायर हमारे पास आ जाता है यहां पर, जैसे एनर्जी के अंदर आ गया या रेडियस के अंदर आ गया। आपने अगर इक्वेशन ड्राइव की हो ना, आपने अगर मतलब नहीं देखा लेक्चर, तो आप पीछे जाके मेरे मतलब यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो वहां से आपने देख लेना है। ठीक है जी। तो उसमें अगर आप देखेंगे रेडियस के लिए या हम एनर्जी के लिए जब इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं ना, तो वहां पर हम बता रहे हैं कि जी की वैल्यू हमने 1 रखनी है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि जी की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो फिर सिर्फ ये फैक्टर जो है ना वो चेंज नहीं होगा बल्कि जी भी चेंज हो सकता है। तो हमने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करने के लिए जी की वैल्यू 1 ले ली, हाइड्रोजन के लिए ले ली थी, इसलिए हमने लिया था। और क्योंकि ये बोहर ने किया था तो इसलिए बोहर ने जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन पर ही किया था, तो इसलिए हम हाइड्रोजन के लिहाज से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रह रहा है, फॉर एग्जांपल वो थर्ड ऑर्बिट के अंदर, सॉरी चलें अब बार बार थर्ड की बात करते हैं, चले 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर वो 4 ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, 4 ऑर्बिट कौन सा है जी, हमारे पास एन शेल, तो एन शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, तो -13.315 ओवर क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 16 होता है। ठीक है जी। तो यहां पर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। और यहां से एक और पॉइंट आपको मजेदार पता चलेगा, और वो मजेदार पॉइंट क्या है कि एक ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी ऑलमोस्ट सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अब सारे 4th ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम एक ही फॉर्मूले से मालूम करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं। तो मतलब 4 ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी की वजह से स्पीड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली सबकी एनर्जी और स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या है जी, ये जस्ट वैसे ही जो है ना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, और वो है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जो है ना वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है, एन के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है कि अगर हमें एन की वैल्यू पता चलती जाए तो हम मालूम कर सकते हैं कि साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब वैसे भी मतलब इस कॉन्सेप्ट को वैसे देखें, मतलब जनरलाइज करें, कोई लेमैन एग्जांपल दें, तो जैसे मैं कहता हूं कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर एक चेयर की रो रखी हुई है,
फिर हम 2 चेयर की रो रख देते हैं, फिर तीसरी चेयर की रो रख देते हैं, मतलब कतारें जो है ना वो बनाते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे कतारें बढ़ती चली जाएगी तो क्लास का जो क्या कहेंगे एरिया जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी, उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है सिंपल, कि अगर n की वैल्यू जो है 1 रखते हैं तो k शेल सिर्फ एक रो होगी, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका साइज कम होगा, ठीक है जी। अगर हम क्या करते हैं n की वैल्यू 2 कर देते हैं, ठीक है जी, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो है ना हल्का फुल्का बना देता हूँ, कि जैसे हम यहाँ पर न्यूक्लियस रखते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर भी न्यूक्लियस रखते हैं और यहाँ पर भी न्यूक्लियस रखते हैं। अब यहाँ पर n के लिए वैल्यू जो है ना वो 1 है, ठीक है जी, तो मतलब सिर्फ हमारे पास k शेल ही मौजूद होगा, ठीक है जी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है जी 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास k शेल के साथ l शेल भी मौजूद होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है जी k शेल मौजूद है, यहाँ पर k शेल भी होगा, ठीक है जी, और यहाँ पर l शेल भी होगा। और अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो k शेल भी होगा, l शेल भी होगा और m शेल भी होगा, ठीक है जी। तो k शेल, l शेल, सॉरी l शेल और m शेल भी होगा। तो जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे उतनी कतारें जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। तो साइज ऑफ एटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के, ठीक है जी, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना साइज ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ पॉइंट है जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, सॉरी हाँ ठीक है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट जो है ना वो हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चे, और वो होता है 2n की स्क्वायर, ठीक है जी। 2n की स्क्वायर से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको सिखा देता हूं एक का, और फिर बाकी जो है ना बता देता हूं। जैसे मैं दूसरे ऑर्बिट का जो है ना वो सिखा देता हूं आपके, कि दूसरे ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे मालूम करेंगे। n की वैल्यू क्या होगी उसके लिए 2 होगी, ठीक है जी, मतलब दूसरे ऑर्बिट के लिए है ना, तो दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 2 हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है जी। जैसे हम जो है ना किस चीज के लिए मालूम कर रहे हैं बच्चे, सॉरी एल शेल के लिए मालूम कर रहे हैं, ठीक है जी। एल शेल के लिए n की वैल्यू क्या है जी 2 है, ठीक है जी। तो अब यहां पर मालूम करते हैं, तो 2n का क्या आ जाएगा, स्केयर होता है हमारे पास, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्केयर आ गया, ठीक है जी। अब यहां पर जो है ना 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर क्या होता है बच्चे 4, ठीक है जी, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसके अंदर होते हैं, एल शेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे के शेल के लिए चाहिए है, ठीक है जी, किस चीज के लिए चाहिए है, के शेल के लिए, तो एन की वैल्यू क्या होगी बच्चे 1, ठीक है जी, और 2 इंटू एन का स्केयर, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 का स्केयर, तो 2 इंटू 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है जी। अगर मुझे किसी और के लिए मालूम करना है तो मैं और के लिए भी मालूम कर सकता हूं, जैसे मैं मालूम करता हूं एम शेल के लिए, ठीक है जी। तो एम शेल जो है ना उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 3 होती है, ठीक है जी। तो 2 इंटू एन का स्केयर, 2 इंटू 3 का स्केयर, 2 इंटू 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो आपको अगर n की वैल्यू पता है, जाहिर सी बात है पता होगी, कि आप चौथे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते हैं, तो n की वैल्यू 4 होगी, तो आपने n की जगह पर 4 पुट कर देना है, तो 2 इंटू 4 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। 14 का 6, सॉरी 4 का स्केयर जो है ना वो 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या करेंगे, तो 32 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। अभी हम नेक्स्ट इसी लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो
बच्चे इसी लेक्चर में मैं देख रहा था कि इसको मैं जो है ना नेक्स्ट दूसरा टॉपिक भी इसी के अंदर कवर कर लूँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, लेकिन यहाँ पर जगह जो है ना वो थोड़ी सी कम बची हुई है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना अभी डिस्कस करते हैं, और वो होगा लेक्चर नंबर 21। उसके अंदर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके अंदर कोशिश करेंगे कि बाकी क्वांटम नंबर्स को भी एक ही टॉपिक के अंदर कवर कर सके, ताकि आपके 2 लेक्चर ही बने, ताकि क्वांटम नंबर जो है ना आप इकट्ठे मतलब 2 लेक्चर्स के अंदर ही कवर कर सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।